हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो कल का ही टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो ODOP हैं, हर एक जिला का उत्पाद कौन सा है, तो उनको हम रिवाइज करेंगे। तो बांदा के लिए कौन सा है ODOP? सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर के लिए काष्ठ कला। बाराबंकी के लिए वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर के लिए सिरेमिक उत्पाद। चंदौली के लिए जरी जरदोजी एवं काला चावल। चित्रकूट के लिए तो लकड़ी के खिलौने। और देवरिया के लिए सजावट के सामान एवं कढ़ाई और सिलाई के उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट। ये है एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना जाने वाला देवरिया के लिए। इटावा के लिए तो वस्त्र उद्योग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। एटा के लिए है घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई और जरी जरदोजी। फतेहपुर के लिए बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। फिरोजाबाद का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो कांच के उत्पाद जो है इसे चुना गया है फिरोजाबाद के लिए। और याद रख सकते हैं चूड़ी फिरोजाबाद से संबंधित है, तो कांच के जो उत्पाद हैं वो फिरोजाबाद का एक जिला एक उत्पाद चुना गया। गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड गारमेंट। गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग। गाजियाबाद अभियांत्रिकी सामग्री। और गोंडा के लिए तो खाद्य प्रसंस्करण दालें। ये जो है गोंडा का एक जिला एक उत्पाद है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिला एक उत्पाद के तहत चुने जाने वाले उत्पाद थे और ये आपको याद हो गए होंगे। इससे पहले भी जो हमने आपको रिवाइज कराए थे वो भी याद हुए होंगे। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के और बाकी के जो जिले हैं एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद के तहत चुने वाले उत्पाद को वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोएडा में। अगला है, मुमताज़ खान को FIH द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ से हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अयोध्या कैंट। अगला है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि कैरोलिन बटोरजी, के बेरी सापलेस और मोर्टन मेल्डन को। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हरियाणा में। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अगर साहित्य की बात करें तो याद रखेंगे आप एनी एनॉक्स को। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा मतदाता जंक्शन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, झारखंड। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व शेखर जोशी, नाम याद रखेंगे, शेखर जोशी का निधन हो गया हाल ही में। तो ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक कहानीकार थे। दोस्तों, हिंदी के ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। नाम क्या है? शेखर जोशी। इनका जो है मंगलवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कहाँ पे? तो गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया। दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं। कौन सी हैं? तो कोसी का घाटवार, दाज्यू और बदबू जैसी प्रगतिशील कहानियों के लिए ये जाने जाते हैं। ये इनकी कुछ फेमस कहानियाँ हैं। दोस्तों, जो शेखर जोशी हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 1932 में, सितंबर 1932 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव
ओलिया गांव नाम का एक गांव है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों ये हमारे यूपी से भी संबंधित हैं, तो कैसे हैं, तो इलाहाबाद जैसे कि प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज में ये करीब 50 वर्ष से अधिक समय तक रहे और जितनी भी इनकी कहानियाँ हैं वहीं पर जो है इन्होंने अपनी रचनाएं जो है लिखी हैं। तो इस तरह से ये हमारे यूपी से भी संबंधित रहे। याद रखेंगे यूपी से कहाँ, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ये लगभग 50 वर्षों तक जुड़े रहे हैं। तो नाम याद रखेंगे, शेखर जोशी, हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे, ये कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राम बाबू। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राम बाबू हैं एथलीट हैं, इन्होंने जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं तो उसमें इन्होंने अंतिम दिन स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सी प्रतियोगिता में, तो याद रखेंगे पुरुषों की 35 किलोमीटर पैदल चाल में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। शारीरिक शिक्षा में स्नातक जो राम बाबू हैं, इन्होंने जो 35 किलोमीटर की पैदल चाल थी ये इन्होंने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड में पूरी की है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, पिछला रिकॉर्ड था वो 40 मिनट 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकेंड का था, उसको इन्होंने तोड़ा है कितने समय में, तो 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड में। दोस्तों ये जो रिकॉर्ड था पहले वो किसके नाम पर था, तो हरियाणा के जुनैद खान के नाम पर ये रिकॉर्ड था जो कि अभी टूट गया है। जुनैद मंगलवार को 2 घंटे 40 मिनट और 51 सेकेंड के समय में दूसरे स्थान पर रहे। तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए तो उसमें 35 किलोमीटर पुरुषों की पैदल चाल में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता और इसके साथ ही एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के राम बाबू। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1145 करोड़ रुपए की। दोस्तों स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये जो परियोजनाएं हैं इनमें से अगर हम बात करें तो सीवर प्रबंधन हो गया, जैव विविधता संरक्षण हो गया, वनीकरण हो गया और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से ये योजनाएं संबंधित हैं। इनमें गंगा किनारे बसे 5 मुख्य राज्यों कौन कौन सी हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये जो 5 राज्य हैं इनमें सीवर प्रबंधन की योजनाएं ये भी इसमें शामिल हैं। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 1145 करोड़ रुपए। अगर ये पूछा जाता है कि गंगा किनारे बसे कितने प्रमुख राज्यों को जो है इसमें शामिल किया गया है सीवर प्रबंधन की योजनाओं को लेकर के, तो 5 राज्य हैं, उसमें हमारा यूपी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 का जीता है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि एलेस बालियात्स्की ने, रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, इसके अलावा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है CCL। दोस्तों बेलारूस के जो मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलेस बालियात्स्की, ठीक नाम याद रखेंगे, एलेस बालियात्स्की, इन्होंने और इनके साथ ही रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेनी जो मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो इसे जो है संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। बेलारूस के एलेस बालियात्स्की 1980 के दशक में देश में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था, तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को ये नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो याद रखेंगे आप 2022 का किसको दिया गया है, तो नाम याद रखेंगे एलेस बालियात्स्की और इसके अलावा रूसी संगठन है मेमोरियल और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। तो तीनों नाम याद रखेंगे और 2021 का भी याद रखेंगे। अब दोस्तों अभी तक जो नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो स्वाते पेबो को, भौतिकी के क्षेत्र में एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जेलिंगर, रसायन के क्षेत्र में अभी आपको बताया कैरोलिन बटोरजी, केबेरी सापलेस, मोर्टन मेल्डल और साहित्य के क्षेत्र में तो एनी एनोक्स। तो नाम याद रखेंगे आप ये चारों, और अभी जो आपको यहाँ पर बताया शांति के क्षेत्र में तो ये तीनों नाम भी यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व कपास दिवस है ये हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है? तो कपास और उसके हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों कॉटन 4 बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली की पहल पर जो विश्व व्यापार संगठन है इसने 7 अक्टूबर 2019 को जो है इस दिवस की घोषणा की थी, जो विश्व कपास दिवस है। ठीक, कौन सा है? विश्व, यहाँ पे होगा कपास। विश्व कपास दिवस का शुभारंभ किया था। कब किया था? तो 7 अक्टूबर 2019 को। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों कपास एक बहुउपयोगी पादप है जिसका मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। साल 2022 की थीम क्या रही, इसे भी याद रखेंगे। तो वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ये जो है थीम रही है किसकी? विश्व कपास दिवस की 2022 की। दोस्तों यहाँ पर जो एक नाम आया है विश्व व्यापार संगठन, तो इसका आप हेडक्वार्टर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे मातरम पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो वंदे मातरम पहल है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने राज्य में वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। अब ये जो पहल है इसके तहत क्या होगा? तो इस पहल के अनुसार महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो फोन कॉल पर हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलेंगे। इस पहल के तहत, इस पहल का शुभारंभ महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कि जो वंदे मातरम पहल है वो किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में ये शुरू की गई है। और इसके तहत क्या है? तो जो सरकारी कर्मचारी हैं महाराष्ट्र के वो अब फोन कॉल की जगह पर हेलो की जगह क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा किसको? याद रखेंगे आप, बी करेक्ट हो जाएगा, युन किंग टैंग को। दोस्तों साल 2022 के लिए जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये किसको दिया जा रहा है? तो कैलिफोर्निया के जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएस में है, तो इसके सहायक प्रोफेसर हैं युनकिंग टैंग। इनको जो है साल 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना सन्मुख कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा 2005 में की गई थी। ये भी याद रखेंगे 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो $10,000 की नगद धनराशि जो है इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। ये जो पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो नाम याद रखेंगे, साल 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसको दिया गया? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं युनकिंग टैंग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, निकोल मान। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये अमेरिकी मूल की हैं और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई हैं। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं निकोल मान। ये जो है 5 अक्टूबर 2022 को नासा के प्रक्षेपण मिशन के बाद अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई हैं। 45 वर्ष की हैं निकोल मान। वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दोपहर में फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। यानी नासा का प्रक्षेपण मिशन था तो उनमें जो है ये शामिल थी, उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में। निकोल मान एक अनुभवी पायलट हैं जिन्होंने न केवल स्पेस में पहली स्वदेशी महिला के रूप में बल्कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल की कमान संभालने वाली भी पहली महिला बनी हैं। तो नाम याद रखेंगे निकोल मान, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष की अमेरिकी मूल की पहली महिला जो है ये बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली। ठीक, तो याद रखेंगे आप, नाम क्या है? निकोल मान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सीबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में जो वरिष्ठ राजनयिक हैं सीबी जॉर्ज, इनको जो है जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी हैं और वर्तमान में ये कुवैत में भारत के राजदूत हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे, यानी कि इनसे अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कौन थे, तो संजय कुमार वर्मा जो है ये जापान में भारत के राजदूत थे। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि जो जॉर्ज हैं ये जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। 1993 में वह भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए SK सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश में भारत का राजदूत जो है कौन सा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जापान की, कि जापान में भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखेंगे आप, किसको? CB जॉर्ज को। CB जॉर्ज जो है ये जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेघालय का। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं BD मिश्रा, इन्हें जो है मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये मेघालय के अब जो है राज्यपाल हो गए हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। साल 2017 से अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल हैं और भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है मेघालय के राज्यपाल के रूप में। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि मेघालय के राज्यपाल कौन है तो BD मिश्रा ही होंगे, और अगर अरुणाचल प्रदेश पूछा जाता है तो भी BD मिश्रा ही होंगे, क्योंकि इनको जो है मेघालय का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे 8 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, AK अनिल कुमार, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, B है चीन, C है ब्राज़ील और D है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।